रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके डॉक्टर अनवर साहब की तकरीर सुन रहा था और बैठे बैठे ये सोच रहा था डॉक्टर साहब कि आपकी जगह तो हमारे बाजू लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट में अंदर हमारे दोनों के बाजू बैठने के लिए है। आप सिर्फ तकरीर नहीं दे रहे थे, आप अपने दिल से आपके जो जज्बात है, जो तकलीफें आप अपने इस इलाके के अंदर देख रहे, दिल्ली के अंदर जो आप महसूस कर रहे, वो सब आप अपने इस तकरीर के जरिए बयान कर रहे थे। मैं यहां की आवाम को एक बात बताना चाहता हूं, जो मैं पहली मर्तबा इसका एतराफ कर रहा हूं आप सबके सामने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर 15 उम्मीदवार खड़े की है। उन 15 उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार जो है वो पार्टी ने तय किया। पार्टी ने बताया कि कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। इस इलाके मुस्तफाबाद में डॉक्टर अनवर की उम्मीदवारी वो इम्तियाज जलील ने तय किया था। मैं डॉक्टर अनवर साहब से एक 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अपने दिल्ली के बंगले के ऊपर मुलाकात किया था। उस वक्त जो लोगों के साथ डॉक्टर अनवर साहब आए थे, उन्होंने इनके बारे में जो बात बताई थी, मैंने उस वक्त ही अनवर साहब को यह बताया था कि आप जैसे लोगों की मजलिस को जरूरत है, कौम को जरूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां की आवाम जिस तरह से हमारी बहन सरवरी बेगम, इनके लिए पूरी तरह से तन मन धन से आप लोग जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ये आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस महज 15 उम्मीदवार अगर खड़े कर रही है, 250 का एनसीडी का काउंसिलर्स की स्ट्रेंथ है, उन 250 के अंदर हम महज 10% भी सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। आखिर हमने वो 15 सीटें इस बुनियाद के ऊपर, किन इलाकों के अंदर हमने ऐसा क्या देखा कि हम 15 सीटें हम लड़ रहे हैं। हमने वो इलाके चुने, वो उम्मीदवार चुने जिनको देखकर, जिन इलाकों को देखकर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, अगर मुस्तफाबाद जैसे इलाके में अगर हम मजलिस का झंडा यहां नहीं लहराए तो फिर कहां लहराए, इसका जवाब आपको देना है। अगर अपने गढ़ में जहां पर हमारी इतनी अच्छी आबादी है, हमने किसी सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा कि तू लड़ ले इलेक्शन, नहीं। हमने जहां जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवारों को टिकट दिया, बहुत सोच समझकर, बहुत छानबीन हमने बहुत छानबीन करके हमारे उम्मीदवारों का हमने सिलेक्शन किया। मुझे यह भी मालूम है कि डॉक्टर अनवर साहब ने यह तय कर लिए थे
कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनका यह कहना था कि मैं जो खिदमत कर रहा हूं, मुझे वो खिदमत करने दीजिए, मैं इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी नहीं रखता हूं। मुझे जब ये बात पता चली कि डॉक्टर अनवर साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, मैंने दिल्ली में किसी भी उम्मीदवार को पर्सनली जाती तौर के ऊपर फोन नहीं किया, लेकिन डॉक्टर अनवर साहब को मैंने औरंगाबाद से बैठकर फोन किया और मैंने डॉक्टर साहब को यह कहा कि आपकी ख्वाहिश क्या है ये मायने नहीं रखती है। इनकी ख्वाहिश है कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपने इलेक्शन लड़ना है, और मजलिस की ख्वाहिश है कि हमारे पास ऐसे मुखलिस लोग, शायद जिस वक्त इस इलाके के अंदर दंगा हुआ, दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त खिदमत ये सोचकर नहीं की कि मुझे आगे इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने खिदमत इसलिए की कि जब उन्होंने देख लिया कि जिन लोगों को आपने अपने वोटों की ताकत से उन ऐवानों के अंदर भेजा है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या एमसीडी के अंदर हो, सभी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, सभी ने पीठ फेर लिए, बल्कि यूं कहिए कि आपके पीठ में खंजर भोंकने का काम किए उन लोगों ने। जब आपको जरूरत थी तो कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन यहां पर एक मसीहा के तौर के ऊपर, एक फरिश्ते के तौर के ऊपर डॉक्टर अनवर साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी अगर इन्हें एक टिकट दी है, इन्होंने जो काम किए हैं उसका एक टक्का भी एहसान हम इनका चुका नहीं सकते हैं, जो उन्होंने अपने कौम के लिए जो काम किया। अगर ऐसी शख्सियतों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर किसे बढ़ाएंगे? अगर ऐसे लोगों को अगर हमने सियासी मैदानों के अंदर अगर नहीं उतारेंगे तो फिर कौन लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, डॉक्टर अनवर साहब, उनकी अहलिया ये जो काम कर रहे हैं, कल नतीजा क्या होगा मुझे पता नहीं है। हमारी कोशिश तो यही है कि हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, और आप लोगों से भी मैं यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उस मजहब ने हमें यह बताया है कि तू शिद्दत के साथ मेहनत कर, तू अगर कुछ हासिल करना चाहता है तो दिन और रात उसके पीछे लग जा, मेहनत कर, नतीजा क्या आएगा ये अपने रब के ऊपर छोड़ दे, अपने अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन जब मैदान में उतरे हैं तो पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तकरीर शुरू करने से पहले एक नौजवान लड़का मेरे पास आया यहां पर, और उसने कहा एक छोटी सी चिट्ठी के ऊपर, हमारी यहां की मीटिंग कामयाब होने की वजह से मजलिस के ऑफिस को बंद कराने की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर साहब ने भी किसी एक नेता के ताल्लुक से कहा कि वो दबंग है। डॉक्टर साहब, इतना बता दूं मैं आपको, इस मुल्क के अंदर गली मोहल्लों के अंदर तो बहुत सारे ऐसे दबंग भाई डॉन आपको मिल जाएंगे। सही मानों में अगर इस मुल्क के अंदर कोई दबंग है तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनका भाई इम्तियाज अली। और वो इसलिए दबंग है, ये जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं करके, इनके बाप के जो बाप है नरेंद्र मोदी, अगर हम उनकी आंखों में आंखें डाल के, अगर उनकी आंखों में आंखें डालकर वो 301 तरफ रहते हैं, कांग्रेस के जितने भी चिल्लर चाल्लर रहते हैं, ये सब
साथ मिलकर हमारी तरफ देखते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम में ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर हम सवाल करते हैं तो हमें ताकत कहां से मिलती है? एक ताकत अपने रब से मिलती है और दूसरी ताकत यहां से मिलती है। इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, एमआईएम पार्टी। तो अगर कोई गलतफहमी का शिकार है और वो ये समझ रहा है कि मैं दबंग हूं और मैं कुछ भी कर लूंगा, तो एक बात अच्छी तरह से सुन ले, अगर मेरी आवाज आ रही है, हम भी इतने शरीफ लोग नहीं हैं। हम भी इतने शरीफ लोग नहीं हैं। अगर सुनना ही चाहता है तो ये भी सुन ले, हम जरा से शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। इलेक्शन है, हम इलेक्शन की तरह लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद से हम जीत हासिल करेंगे। हमारा ये यकीन, आप लोगों के जोश, आप लोगों का जज्बा देखकर, मैं तो अनवर साहब को ये कहना चाहूंगा, बहुत खुश नसीब है आप। इतने सारे बुजुर्ग लोगों की दुआएं आपके साथ में है, इतने सारे नौजवानों का जोश और जज्बा आपके हाथ में है। दोस्तों, आज मुल्क किस रास्ते के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप हर एक की ये ख्वाहिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दोबारा यहां पर आना चाहिए। 15 के 15 उम्मीदवार मुझसे कहते हैं कि एक बार असद साहब को लेकर आ जाओ, हमारी सीट निकल गई। मैंने आपकी तरफ से असद साहब को एक बात कही है, मैंने आपकी तरफ से असद साहब को एक जबान दिया हूं। मैंने कहा कि गुजरात का इलेक्शन भी साथ में आ रहा, दिल्ली का इलेक्शन भी साथ में आ रहा। असद साहब ने कहा कि गुजरात भी हमारे लिए अहम है, दिल्ली भी हमारे लिए अहम है। मैंने आपकी तरफ से असद साहब को कहा कि असद साहब, आप जाओ गुजरात को और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करो। ये छोटे मोटे चिल्लरों के लिए तो इम्तियाज जलील ही काफी है। ये जो छोटे मोटे चिल्लर, तो ये नौजवान लड़का जिसने मुझे चिट्ठी दिया है, उसको बोलिएगा कि अपने मजलिस के दफ्तर के सामने एक बोर्ड लगा दे कि हम किसी को छेड़ते नहीं है और कोई अगर हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें इसलिए लगी हुई है कि अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आपके बीच में आएगा और ये कहेगा कि मुझे वोट दो, झाड़ू वाला कोई आएगा और कहेगा मुझे वोट दो, तो उसको कहना, हिसाब बताना उसे, गणित समझाना उसे, उसको कहना कि 250 सीटें हैं एमसीडी में, मजलिस महज 15 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। तो अगर वो वोट मांगने के लिए आया तो उसको ये कहना कि तेरे लिए और तेरी पार्टी के लिए मजलिस ने 235 सीटें खैरात में छोड़ दी है, तुमको खैरात में दे दिए हैं। इन 15 के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होने वाली है। जहां मजलिस का उम्मीदवार है वहां सिर्फ पतंग ही लहराने वाली है। और इसलिए उनको हमें एक पैगाम ये भी देना था, एक बात ये भी बताने की थी कि जब एमसीडी का इंशाअल्लाह डॉक्टर अनवर साहब, उनकी अहलिया सरवरी बेगम चुनकर आएगी, तो मैं अनवर साहब से एक दरखास्त करना चाहूंगा, उस दिन आप सूट नहीं पहनेंगे, शेरवानी पहनकर निकलेंगे,
क्योंकि मैंने जब औरंगाबाद में 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं विधायक बना, 2019 के अंदर जब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो लोगों ने कहा कि कैसे जीतोगे, कैसे मुमकिन है। लोगों ने कहा कि बैठता ही नहीं, हिसाब ही नहीं बैठता। लोग हिसाब किताब बताते थे कि हिंदू इतने, मुसलमान इतने, दलित इतने, ये इतने, वो इतने। मैंने कहा कि हम मेहनत करो तो सही, एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो। पिछले 30 सालों से मेरे शहर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर आता था। मुसलमान किसको वोट देता था तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देता था। जीतकर कौन आता था तो शिवसेना जीतकर आती थी। 30 साल से मैं खुद, मजलिस तो थी नहीं, मैं भी कांग्रेस को देता था। जब मजलिस मैदान में उतरी, जब हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, असद साहब ने हुक्म दिया कि इम्तियाज जलील लड़ो, तो इम्तियाज जलील ने बोला चलो बिस्मिल्लाह लड़ा जाए। तो हमने किया क्या? हमने सिर्फ अपनी आवाम से कहा, इतने सालों तक वोट उसको दे रहे, जीत रहा ये। एक चीज हमको समझ में आई, कांग्रेस वालों ने आने के बाद हम खड़े जैसे ही रहे तो कांग्रेस वाले आ गए और उन्होंने कहा कि देखो ये वोट काटने के लिए आए। 30 साल से हम तुमको धपाधप दे रहे, जीतकर शिवसेना आ रही, अब हम आए तो बोले वोट काटने के लिए आए। तो मैंने उनको बोला कि मैं बोला सुनो, 30 साल तक हमने तुमको मौका दिए कि शिवसेना को, भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाओ, उखाड़ के फेंको, लेकिन हमको समझ में आ गया कि तुम्हारे में वो दम नहीं है इन्हें हराने का। हटो, हम आ रहे हैं। एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और कोई हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने अपने ये नौजवान जितने भी खड़े हैं ना, जिसके अंदर इतना जोश भरा है, हमने नौजवानों से कहा अरे एक धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा धक्का लगाए कि 30 साल से जो शिवसेना का झंडा था उस झंडे को उखाड़ फेंके और हरा झंडा हमारा मजलिस का हमने लहराए। हमारा इलेक्शन खत्म हुआ, हम जीत गए। फिर ये महानगर पालिका का जब इलेक्शन आया तो फिर कांग्रेस वाले आए और बोले ये इम्तियाज जलील जो जीता है वो एक एक्सीडेंट था। अब महानगर पालिका के इलेक्शन हमको लड़ना था तो कांग्रेस वाले यही प्रश्न, नहीं ये तो एक्सीडेंट था, जीत गया। मैंने उनको कहा कि अगर ये एक्सीडेंट था तो अब हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मजलिस इलेक्शन लड़ेगी ऐसे एक्सीडेंट इंशाअल्लाह होते रहेंगे। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ, ये जितने भी शेख अहमद साहब, आरिफ हुसैनी, हाजी इसाक साहब, पहला इलेक्शन मजलिस लड़ रही थी, बोले इनके 2 आएंगे, कोई ने किसने कहा कि 3 आएंगे। मीडिया वाले तो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं आपको मालूम है, बोले कितनी भी ताकत लगा ले, असद अवैसी भी आ जाए और सभा ले ले तो 4 सीटें ये जीत नहीं सकते हैं, 4 के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। हमने अपनी आवाम को, नौजवानों को क्या कहा फिर से, अरे लगाओ रे एक धक्का और लगाओ, ऐसा धक्का लगाए 36 सीटें हमने जीत कर लेकर आए। 36 अगर हम वहां कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता है जो ढोल फटने वाला होता है ना वो ज्यादा चिल्लाता है, ये फुटते ढोल की आवाज है, फुटते ढोल की आवाज है। और अगर नहीं सुने आ रहा तो ये भी सुनो, जब दिया बुझने वाला होता है तो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है।
जो ये फड़फड़ा रहा है उसको मालूम है 4 तारीख के दिन ये दिया बुझने वाला है। कुछ समाज की एकता, उस समाज का भाईचारा, और कोई हैरानी की बात नहीं है। गुड़ जहां पर है मक्खियां तो बिलबिलाएंगी, अतराफ में ही बिलबिलाएगी। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि अनवर साहब को आप भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, क्योंकि ये वक्त इसलिए भी जरूरी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खास तौर से मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख्वाहिश है। दोस्तों, क्या वजह है, मैं यहाँ के नौजवानों से, बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या वजह है कि मेरे 3 कॉरपोरेटर्स, औरंगाबाद से तकरीबन 40 के करीब नौजवान लड़के कॉरपोरेटर्स, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, यहाँ पर आपके गली मोहल्लों के अंदर घूम रहे, प्रचार कर रहे, हमें आखिर क्या हासिल होगा, हमें क्या मिलने वाला है? मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, सुबह भाग रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, 5-5 जलसे शाम में कर रहे हैं, गाड़ी में नहीं तो मोटरसाइकिल के ऊपर चले जाते हैं। आपका रोड बनाने का, आपका गटर साफ करने का, आपका ड्रेनेज का, स्कूल का, मेडिकल का, ये जो भी मसले हैं ये आपका काउंसिलर करेगा। लेकिन हम उससे एक बड़े मिशन के ऊपर हम यहां पर आए हैं, और वो मिशन एक ख्वाब है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जिसको पूरा करने के लिए मेरे जैसे छोटे हमारे जो कार्यकर्ता है, मजलिस के जो सिपाही है, आपका ख्वाब ये है कि हम इस मुल्क के हर शहर के अंदर एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हम तैयार करना चाहते हैं, जो आपके हक के लिए लड़ता रहे, आपकी आवाज बना रहे, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती होती रहे तो वो आपके लिए दिन और रात न देखते हुए 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे। डॉक्टर अनवर और उनकी अहलिया से बेहतर कोई नुमाइंदा हमें यहां पर नहीं देखने को मिला। अब आपकी जिम्मेदारी है ये। हम तो 2 तारीख के दिन जब ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, हम अपने अपने घरों की तरफ कूच कर जाएंगे, हम अपने गली मोहल्लों के अंदर रहेंगे। मैं औरंगाबाद चले जाऊंगा, मेरे साथी मेरे साथ चले जाएंगे, बिहार वाले बिहार चले जाएंगे। 4 तारीख के दिन तो इलेक्शन आपको लड़ाना है, लेकिन जब नतीजे आएंगे हम भी टीवी के ऊपर ये देखेंगे, और जब मुस्तफाबाद का रिजल्ट आएगा तो उस दिन इम्तियाज जलील का भी सीना चौड़ा होना चाहिए, इम्तियाज जलील का भी सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए कि मैं अपने भाइयों के बीच में, मैं अपने बुजुर्गों के बीच में गया था और मैंने डॉक्टर अनवर साहब के लिए एक बार इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे के दिन आप मुझे ये बता देना, मैं तो कोसों दूर रहूंगा, लेकिन वहां से मैं यहाँ के आसमान की तरफ देखूंगा कि इंशाल्लाह यहाँ पर कितनी पतंगे उड़ रही है, कैसा हमारा हरा झंडा हमारा यहाँ पे आप लोग लहरा रहे हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे और डॉक्टर अनवर साहब की अहलिया सरवरी बेगम जी को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना वल हम्द।